So what are the mistakes student makes in their CSET preparation, right? So because of it, what happens? They lose one attempt. So they lose one attempt because they are not aware कि वो भी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जो ऑलरेडी अदर जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में करी हैं. अगर हमें पता हो कि कौन कौन सी मिस्टेक्स नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं for their CSAT preparation, so we can avoid those mistakes. We don't lose UPSC one attempts, right? So that हमारा एक भी attempt खराब ना जाए. So we should know what are the mistakes student normally makes in their CSAT preparation. So I will talk about one by one. So the first and the foremost is the fear, right? So many students have a fear from the CSAT. This name itself create a fear in them, right? And then they have fear. Some student have fear from the math part, right? Some other have from the RC, and some other have from reasoning, right? And there are few who have fear from all three. From this paper itself they have a fear, right? So what happens? Because of this fear they become underconfident, right? So what this fear does, like ये fear की वजह से they are not able to prepare themselves for this paper itself, right? So what they do, they just try to avoid this paper. They even avoid the preparation of this paper. Whenever suppose they fix some time, like they will read from 7 to 9, right, in the night from CSET, right? But what happens? Because inside in their subconscious mind they have a fear from this paper. So what the mind will do, their mind will search from some excuse, right? So that they miss out this timing, right? या तो उनके सिर में दर्द हो जाएगा, या उनको किसी फ्रेंड का कॉल आ जाएगा, राइट, और वो उससे बात करने लगेंगे, या उनको लगेगा चलो पहले चाय पी के आते हैं उसके बाद करेंगे, राइट? सो इन दिस वे वो अपना सेल्फ पे कंट्रोल नहीं रहेगा, राइट, और तैयारी नहीं करेंगे. ओके, सो दिस अंडर कॉन्फिडेंट इज वेरी डेंजरस, बिकॉज अगर हमें किसी चीज से डर लग रहा है तो हम उसके पास ही नहीं जाना चाहेंगे, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस चीज को ओवरकम कैसे करना है कि हमें फियर नहीं रखना है, राइट? कोई भी पेपर हो उसको थोड़ा ब्रेक करते हैं. जैसे सीसेट में क्या है, सीसेट में 3 सेक्शन है, 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अलग अलग सेक्शन से, राइट? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमें पता होने हैं, ठीक है? कोई भी चीज जो हार्ड है इनिशियली अगर आप सबको रिमेंबर हो, जब हम साइकिल चलाना स्टार्ट किया था वो बहुत टफ लगता था, बट धीरे धीरे हम उसमें एक्सपर्ट हो गए. तो वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ क्योंकि हमने प्रैक्टिस करी, चलाने की कोशिश करी, राइट? तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है. सीसेट की तैयारी करनी है आपको, राइट? सीसेट की प्रिपरेशन करनी है, उसको प्रॉपर जो टाइमिंग आप फिक्स कर रहे हो उस टाइमिंग पे आपको तैयारी करनी है, राइट? मिनिमम टाइम आपको 2 आवर्स देना है, राइट? और इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट? सो यहाँ पे आपको फियरफुल नहीं होना है, राइट? जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ड्यू टू फियर व्हाट इज हैपनिंग, द माइंड स्टॉप वर्किंग. इफ यू हैव ए फियर फ्रॉम समथिंग योर माइंड विल स्टॉप वर्किंग. जिन लोगों ने पहले अटेम्प्ट दिया है उनको ये चीज पता होगी कि एग्जाम में क्या होता है. बिकॉज ऑफ दिस फियर एंड एंजाइटी एंड द फोबिया फ्रॉम CSAT, दे रीड ए क्वेश्चन, राइट, और दे रीड ए पैसेज, पर उनकी सिर्फ आंखें उस क्वेश्चंस पे स्कैन होती हैं, उनके माइंड में कुछ नहीं जाता है, राइट? तो वो पूरा पैसेज खत्म हो जाता है, उसके बाद उनको लगता है उन्होंने पढ़ा ही नहीं है या उनका ध्यान ही नहीं था, उनको एक भी वर्ड उसमें से याद नहीं होता है. देन दे अगेन रीड द पैसेज, राइट? उसके बाद फिर से ऐसा होता है. सिमिलरली मैथ के क्वेश्चंस के साथ होता है कि आप पूरा मैथ का क्वेश्चन पढ़ लोगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि वो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, राइट? सो दिस थिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ फियर. ओके, नाउ द सेकंड mistake student make is they have a qualifying mindset, right? So these kind of people are normally overconfident. So they are overconfident. जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, उनको लगता है कि वो जस्ट एग्जाम में जाएंगे और कर देंगे क्वेश्चंस. देयर आर फ्यू पीपल हु आर वेरी कॉन्फिडेंट और वो एग्जाम में कर भी देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये एग्जाम हर स्ट्रीम के लोग दे रहे होते हैं. इसको IITians दे रहे हैं, राइट? जिन लोगों ने IIM से हैं वो भी दे रहे हैं इसको, और जो नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, जो BA हैं, BCom हैं, CA हैं, सो हर स्ट्रीम का स्टूडेंट इस एग्जाम को दे रहा है, ठीक है? तो इस पेपर में जो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा एडवांटेज रहता है, राइट? और जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा डिसएडवांटेज लगता है. बट अगर आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखें और इवन अगर आप रिजल्ट भी देखें, जो लास्ट ईयर्स के रिजल्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज के हैं, IIT IIMs के, उनसे भी ये पेपर क्लियर नहीं होता है, राइट? ये पेपर क्लियर क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे आर ओवर कॉन्फिडेंट. सो उस वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट ओवर कॉन्फिडेंस वो इस पेपर के बारे में एग्जाम से पहले कुछ तैयारी ही नहीं करते हैं, राइट? और एग्जाम में क्या होता है, सपोज कोई क्वेश्चन आया,
तो उनको लगेगा ओके ये मेरे को समझ नहीं आया, नेक्स्ट पे जाता हूँ, ठीक है। वो नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर से वो समझ नहीं आया, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, वो भी समझ नहीं आया। तो ऐसे करके अगर 5 क्वेश्चंस उनको समझ नहीं आया तो क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, उनका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाएगा कि जो आगे के क्वेश्चंस हैं उसको समझने का, ठीक है, उनकी कैपेसिटी बहुत वीक हो जाएगी, राइट। बिकॉज इन एग्जाम व्हाट हैपेंस, इफ यू आर हैविंग वन क्वेश्चन है, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, राइट, तो ये वो क्वेश्चंस आपके माइंड पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करेगा कि ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आता। और सपोज ऐसे 5 और 10 क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूअसली मिलते हैं जो आपसे नहीं हो रहे, राइट, सो योर माइंड, योर बॉडी विल लाइक सुन हो जाएगी बॉडी आपकी, राइट। सो दिस इज वेरी कॉमन। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे, आपका माइंड फोकस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस क्वालिफाइंग माइंडसेट व्हाट हैपेंस, दे नॉट इवन रिवाइज द बेसिक फॉर्मूलाज, राइट, और द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स, राइट। तो वो ना तो रिवाइज करते हैं, ना प्रैक्टिस करते हैं, ना थोड़े बहुत मॉक टेस्ट लगाते हैं, राइट, ना वो सी सेट के जो PYQs हैं उनको देखते हैं, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, एक तो पहले ही उन्होंने तैयारी नहीं करी है, ऊपर से वहां पे जो क्वेश्चन आ गए एक दो वो भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो पूरा शेक हो जाता है उनका, ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ दिस क्वालिफाइंग माइंडसेट कि ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, वी हैव टू जस्ट स्कोर 67 मार्क्स, राइट। तो वो क्या करते हैं, सपोज दे स्टार्टेड फ्रॉम मैथ क्वांट, राइट, सो क्वांट में क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो उनको लगता है ओके नो इशू, लेट्स मूव टू आरसी। वो आरसी पे जाते हैं, आरसी भी उनसे नहीं हो रहा है, इतना टफ है, क्वेश्चंस थोड़े घुमा के पूछे हुए हैं, तो उनको लगता है ओके लेट्स मूव टू रीजनिंग पार्ट, राइट। वो वहां भी जाते हैं, वो देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस भी नहीं होते। तो इन दिस वे व्हाट हैपेंस, वो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की ओर जंप कर रहे हैं, राइट, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, राइट, 2 आवर्स ही है, उसी में आपको करना है। तो उस वजह से और पेपर अच्छा नहीं होता है। ये पेपर क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ 27 क्वेश्चंस अगर आप राइट कर देते हो तो आपका पेपर निकल जाएगा, आपको सिर्फ 67 मार्क्स ही लेके आने हैं, राइट। बट अगर आप पेपर देखो तो पेपर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये 67 मार्क्स लाना भी आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि पेपर अगर आप देखें इजी नहीं आता है, पेपर तो टफ साइड में ही है, राइट। तो टू डील विद दिस सीसेट पेपर वी शुड बी away from this qualifying mindset attitude, right? Now the third mistake many student makes, like they are relying on one section, right? So what they do, they think that they are good in RC, तो उनको लगता है कि RC से अराउंड 30 क्वेश्चंस तो आएंगे ही, तो आई विल सॉल्व दोस 30 क्वेश्चंस, राइट। और वो ये भी एज्यूम करते हैं कि उनके RC में वो इतने एक्सपर्ट हैं कि उनके 30 में से 30 सही जाएंगे, राइट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो जितने भी आरसी सॉल्व कर रहे हैं उनके सारे के सारे सही जा रहे हैं, 30 में से 30, पर वो रेशो बहुत कम होगा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, या बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि मैं ना लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कर लूँगा, या बहुत सारे सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ, मेरा तो क्वांट अच्छा है, मैथ में मैं बहुत अच्छा हूँ, मैथ के मैं सारे क्वेश्चंस बना लूँ, ठीक है। तो वो सोचते हैं दिस इज द मेन थिंग, मेन आइडिया, एंड दे थिंक बिकॉज ऑफ दैट वन सेक्शन इटसेल्फ दे कैन पास द एग्जाम, राइट। पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि आप जितने भी क्वेश्चंस करो उसमें से फिर भी आपको कम से कम 10% तो ऐसा होगा कि आप मिस्टेक करोगे, राइट। तो आपको इतना तो लेके ही चलना है कि मिनिमम, दिस इज द मिनिमम मिस्टेक यू विल मेक, 10% आई एम सेइंग, इवन इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन सम एरिया, राइट। तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि आप किसी एक ही सेक्शन पे रिलाई कर रहे हैं, राइट। इवन आई विल से यू शुड नॉट रिलाई ऑन 2 सेक्शन इटसेल्फ। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं ओके सर हम एक सेक्शन पे रिलाई नहीं कर सकते, तो लेट्स मूव ऑन टू 2 सेक्शन, सो दे चूज सेक्शन लाइक आई विल जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द आरसी एंड एलआर, क्वांट को हम पूरा छोड़ देंगे, राइट। सो ये अप्रोच भी बिल्कुल गलत है। पर आपकी अप्रोच यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए कि आप हर सेक्शन को प्रिपेयर करें, ठीक है, और हर सेक्शन से आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं एंड कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, राइट। तो जो जो इजी क्वेश्चन है किसी पर्टिकुलर सेक्शन से, सपोज क्वांट से इजी क्वेश्चन आए हैं, एलआर से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आरसी से कुछ इजी क्वेश्चन आए हैं, तो हम इजी क्वेश्चन हर सेक्शन के बहुत इजीली सॉल्व कर लें। अगर आप देखेंगे हर सेक्शन से अराउंड 10 क्वेश्चंस विल बी इजी काइंड ऑफ, राइट। अगर आप सिर्फ इजी क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो 10 + 10 + 10, सो दिस विल बी लाइक 30 क्वेश्चंस, राइट। तो 30 क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट इजीली, राइट, विदाउट गिविंग मच एफर्ट, अगर आप ऑल सेक्शंस की तैयारी करते हैं। तो रिलाइंग ऑन वन सेक्शन इज ए वेरी बिग मिस्टेक, राइट, जो बहुत सारे स्टूडेंट कमिट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वाई आई एम गुड इन आरसी, सो वाई आई शुड प्रिपेयर फ्रॉम द अदर सेक्शन, राइट। सो उनको लगता है मैं इसी के बलबूते पे एग्जाम निकाल लूंगा, पर एग्जाम होने के बाद उनको ये समझ में आता है कि एक सेक्शन की तैयारी से ये एग्जाम नहीं निकलेगा, राइट। पर इस वजह से क्या होता है, उनका एक अटेम्प्ट मिस हो जाता है, राइट।
पर हमको इस तरीके से तैयारी करनी है कि हमारा एक भी चांस मिस ना हो. Now the fourth mistake I have seen many student makes, like they are blindly focusing on some mock test, right, or some test series. So they are relying on mock test और test series. उनको ऐसा लगता है कि ये जो टेस्ट सीरीज वो कर रहे हैं और इवन उस टेस्ट सीरीज को वो रट लेते हैं, उनको वो क्वेश्चंस याद हो जाते हैं, उनको उसके आंसर तक याद हो जाते हैं. उनको लगता है जैसे यूपीएससी यही टेस्ट सीरीज लेके बैठेगा और उसी में से क्वेश्चन देगा. ऐसा तो यूपीएससी बिल्कुल भी नहीं करेगा. और अगर आप मार्केट में थोड़ा लॉजिकली सोचें, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, हर इंस्टीट्यूट अपनी एक टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट निकाल रहा है. ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मान लीजिए 100 इंस्टीट्यूट हैं जो सब अपना अपना निकाल रहे हैं, तो देयर मार्केट में 100 टेस्ट सीरीज है. तो मैनी स्टूडेंट ये भी मैंने देखा है, व्हाट दे थिंक कि हम मार्केट में जितने भी फेमस हैं उनकी टेस्ट सीरीज कर लेते हैं. ठीक है, जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट है, तो इससे हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यूपीएससी उनमें से क्वेश्चन लेके नहीं बनाता है. ठीक है, अगर आप देखें तो ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो ये क्लेम करे कि सीसेट का जो पेपर है वो हमारी टेस्ट सीरीज से आया, राइट. क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चंस बनाता है वो आप देखेंगे नॉर्मली आप इजीली किसी बुक में भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, राइट. तो यहाँ पे अगर आप रिलाई कर रहे हैं किसी टेस्ट सीरीज के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है. टेस्ट सीरीज आपको करनी है, इसको एज ए प्रैक्टिस देखना है, राइट. उसको सोर्स नहीं बनाना है, राइट. सो टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट सीरीज जो होती हैं, ये दीज आर नॉट योर फंडामेंटल बेस फॉर योर सीसेट प्रिपरेशन, राइट. वहां पे आपको वो सिर्फ मॉक टेस्ट है कि आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली है, आपकी तैयारी हो गई है. ठीक है, नाउ आप घर में या इंस्टीट्यूट में बैठ के कुछ टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि 2 आवर्स में फिक्स टाइमिंग पे कि मैं टेस्ट कैसे दे पा रहा हूँ, राइट. तो उस प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट इज गुड, बट मॉक टेस्ट को एक बेस बनाना अपनी प्रिपरेशन का वो बहुत बड़ा ब्लंडर है. और वो यहाँ पे एक चीज और करते हैं, वो टेस्ट सीरीज को ही रटते रहते हैं और वो जो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं. उनको लगता है ये तो यूपीएससी ने पहले पूछ लिया है तो इसमें से तो क्वेश्चंस नहीं आएगा, राइट. पर अगर आप देखें, देयर आर मैनी क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं. मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होते हैं, ठीक है. और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका टाइप रिपीट होता है, राइट. कि इस टाइप का क्वेश्चंस है तो इस टाइप का क्वेश्चंस पहले भी आया है और अभी भी आया है, ठीक है. थर्ड, इससे क्या फायदा होता है कि यूपीएससी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्वेश्चंस बनाता है, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, राइट. जैसे पजल काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी नॉर्मली फोकस करता है, राइट, जिसमें लैंग्वेज थोड़ा पजल काइंड ऑफ रहती है. जैसे आप देखें जो भी एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं, उसमें आप देखेंगे कहीं भी यूपीएससी ये मेंशन नहीं करता है कि वो एचसीएफ एंड एलसीएम पूछ रहा है आपसे, राइट. वो क्वेश्चन दे देगा तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करना होता है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, एचसीएफ एलसीएम से है कि एवरेज से है, इसमें निकालना क्या है. अगर आप ये चीज फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. बट नॉर्मली व्हाट यूपीएससी डज, दे गिव पजल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट. तो ये जो उनका माइंडसेट है, राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला इतनी जल्दी फ्रेम नहीं कर सकता, ओके. और यूपीएससी की तो टीम होती है, काफ़ी लोग होते हैं वहाँ पेपर बनाने के लिए. ऐसी टीम, ऐसे रिसोर्सेज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास नहीं होते हैं, राइट. तो थोड़ा लॉजिकली आप सोचोगे तो हम पीवाई जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको मॉक टेस्ट से और टेस्ट सीरीज से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं. और ये कंपेयर करना इटसेल्फ में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ओके. नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक द स्टूडेंट मेक इज दे मग द फॉर्मूलास. वो हर चीज के फॉर्मूलास को मगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट. बट यूपीएससी का अगर आप पेपर देखें, जैसे हमारे पास इतने सालों के पेपर्स है, तो यूपीएससी जो क्वेश्चंस देता है वो इस टाइप के देता है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप उस क्वेश्चंस को इजीली कर देंगे, राइट. क्योंकि जो फॉर्मूलाज होते हैं वो फॉर्मूला हर क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं होते हैं, राइट. इसलिए आप देखेंगे यूपीएससी जो आजकल क्वेश्चंस दे रहा है वो कंसेप्चुअल बेस दे रहा है, राइट. वो कभी भी अगर आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देता है जहां पे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता हो, आप उसमें नंबर डालें और आंसर आ जाए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. यूपीएससी आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, वो देखना चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेकर कैसी है, राइट. तो यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, ऑन योर बेसिक्स. अगर आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं तो आप इस पेपर को इजीली क्रैक कर लोगे. बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनको लगता है कि मैथ और क्वांट इज ऑल अबाउट फार्मूला, तो हम फार्मूला रट रहे थे. पर जिन लोगों ने एग्जाम दिया है पहले, उनको ये पता होगा कि एग्जाम में जो फॉर्मूला है वो याद ही नहीं आता है. एग्जाम का प्रेशर, एंजाइटी इतना ज्यादा रहता है कि उस समय बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद ही नहीं आएंगे, ठीक है. आपको क्वेश्चन दिखेगा पर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं आएगा कि क्या फॉर्मूला था, राइट.
और अगर आप देखें बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले दिए होते हैं, राइट। तो आपको ये सारे फॉर्मूले रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है और उसके बाद आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेते हो, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ और करना है। उसके बाद बस आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है और आप इस एग्ज़ाम को बहुत आराम से मक्खन की तरह निकाल लेंगे, ठीक है? Now the next mistake what student make is they don't practice enough. Why I'm using this word enough here, right? I'm using this word here, बहुत सोच समझ के ये वर्ड डाला गया है बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ जो बोलते हैं मैंने सर प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, सो सपोज मैं उनसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्या आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करी है, तो बोलते हैं हाँ सर मैंने इसके 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो मैंने प्रैक्टिस कर ली। पहले तो वो इनिशियली इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे कि हाँ सर मैंने लगा लिए हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए हैं। अगर आप थोड़ा और डीप में जाके उनसे पूछोगे कि आपने कितने क्वेश्चंस लगाए हैं, तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने एक तो बहुत कम क्वेश्चंस लगाए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर उन्होंने प्रैक्टिस भी किया है तो उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चंस को देखा है, ठीक है, उसके नीचे आंसर देखा है, उस आंसर को पढ़ लिया है, ठीक है, तो उनको लगता है ये प्रैक्टिस हो गई है। ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको काफी क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है हर चैप्टर्स की, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एंड आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब किसी भी चैप्टर में, जैसे एवरेज का चैप्टर है, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। अगर आप बात करते हैं क्यूब एंड डाइसेस में से, राइट, तो उसमें से कितने टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, राइट। तो आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस पता होना चाहिए और हर टाइप का क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया हो, राइट। सो सेम थिंग यू हैव टू डू विद एलआर एंड सेम विद आरसी। आरसी में भी ऐसा नहीं है आप एक दो पैसेज लगा लो, प्रैक्टिस कर लो और आपको लगे आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, राइट। तो ये एज्यूम करना दो चार क्वेश्चन करके कि मेरी प्रैक्टिस हो गई है काफ़ी, ये बहुत बड़ा अजम्पशन है। और इसके रिजल्ट आपको एग्ज़ाम के दिन और जब आपका रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कि आपने प्रैक्टिस कम करी थी, इसीलिए आपने एग्ज़ाम में ब्लंडर किया, राइट। तो इसीलिए आपको ये सारी मिस्टेक्स पता होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम से पहले आप अपनी ये सारी चीज़ों पे वर्क करके इनको सुधार लो, ठीक है, ताकि आपका एक अटेम्प्ट वेस्ट ना जाए बिकॉज ऑफ सीसेट। बिकॉज सीसेट की वजह से बहुत सारे लोगों के अटेम्प्ट्स वेस्ट जा रहे हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे कट ऑफ भी कम जा रहा है आजकल, ठीक है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप एनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप इस फिगर में भी देखें, ये बंदा बैठा है और ये इसको लग रहा है कि फर्स्ट टाइम जाएगा, पियानो बजाएगा और बहुत अच्छा पियानो बजा लेगा, राइट, विदाउट प्रैक्टिस। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। सिमिलरली सेम यहाँ पे सी सेट के साथ होगा आपके, आपको लगेगा कि आप डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे विदाउट डूइंग एनी प्रैक्टिस और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे, तो ये बहुत बड़ा अजम्पशन है, बहुत बड़ा मिथ है। चाहे कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का हो, साइंस बैकग्राउंड का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, सीए हो या जो भी हो, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाना है। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट आर मेकिंग इज they don't use their own hand, pen and paper to solve questions. तो आपको क्या करना है, आपका ये खुद का ही हाथ होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास ये पेपर होना चाहिए और पेन होना चाहिए, राइट। अब इसमें से कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं करना है कि आप आईपैड पे सॉल्व कर रहे हैं, राइट। आपको फिजिकली चाहिए, जैसा एग्जाम में आएगा उसी तरीके से आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, राइट। बिकॉज मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चंस दिया है, ठीक है, उसके नीचे आंसर दिया है, बस आंसर को पढ़ लेते हैं, ठीक है, उनको लगता है प्रैक्टिस हो गई, राइट। ऐसे ही एग्जाम की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती है, आपको खुद का अपना हाथ चलाना है, ठीक है, पेपर पे पेन यूज करना है, हाथ में पकड़ना है, ठीक है, और उससे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। आपको देख के इनिशियली अगर आपको क्वेश्चंस कोई नहीं आता है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखने के बाद आप उसको खुद सॉल्व करें, खुद अपने हाथों से, राइट, अपने खुद का पेन यूज करके, खुद का पेपर यूज करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आंसर आपने सामने रख के उसको सॉल्व नहीं करें, अपने माइंड को थोड़ा वर्क करने दें, ये क्वेश्चंस कैसे होगा। कैलकुलेशन भी आप खुद करें, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर वगैरह का उपयोग बिल्कुल मत करें क्योंकि एग्जाम में ये आपको परमिशन नहीं मिलेगी कि आप कैलकुलेटर यूज कर लो। तो अभी से ये प्रैक्टिस करनी है आपको कि आप कोई भी क्वेश्चंस आए उसको पढ़ के समझ सके और कॉन्सेप्ट समझ सकें कि कैसे उसको करना है और फिर कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आप खुद से घर पे या कोचिंग इंस्टीट्यूट में खुद प्रैक्टिस करें, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट।
Now the next mistake student making is like their study is not organized. This is very important, right? Their study is not organized. Why their study is not organized? पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब है उससे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब के किसी भी आप चैनल पे जाओगे आपको एट रैंडम बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप यूट्यूब पे देखेंगे, सपोज आप कोई चैप्टर कर रहे हैं, वेन डायग्राम का चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम का चैप्टर आप वहां से कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे वीडियोस होंगे बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूट और डिफरेंट एजुकेटर के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस होंगे, राइट। तो आपने ये पहला वीडियो देखा, फिर आपको दूसरा वाला आपने थोड़ा सा देखा कि इसमें देखता हूँ क्या वो पढ़ा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं है किसका बेस्ट है, राइट। और थोड़ा थोड़ा सा आप अच्छा कुछ कुछ बता ही रहे हैं, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे वीडियो देख लोगे, ठीक है। तो आपको पता लगेगा आपने बहुत सारा टाइम दे दिया और आपका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट हुआ है। तो आपको ये सारी गलती नहीं करनी है। वहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है प्रॉपर कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। उनमें से आप फाइंड आउट कर लो कि किसके वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। उस वीडियो से आपको तैयारी करनी है और साथ साथ में आपको अपने नोट्स बनाने हैं, राइट, जिनको आप बाद में रेफर कर सको। तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज हो जाएगी, राइट। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने क्लासेस लगा रखी हैं, क्लासेस वो रेगुलर नहीं जाते हैं। आप एक आधी क्लास अटेंड करी, नेक्स्ट क्लास का सोचते हैं कि मैं यूट्यूब पे देख लूंगा, या कोई कॉन्सेप्ट है उनको लगता है कि वो वाला कॉन्सेप्ट मैं फ्रेंड से सीख लूंगा, राइट। तो एक आधा कॉन्सेप्ट उन्होंने फ्रेंड से सीख लिया, कुछ और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से सीख लिया। इस तरीके से वो अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है। तो उनको सारे कॉन्सेप्ट पता है, सारे चैप्टर्स उन्होंने कवर कर लिए हैं। बट एग्जाम से एक दिन पहले या जो बीच में टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा, ठीक है, उस समय आपको कौन सी चीजें रिवाइज करनी है, कौन सी चैप्टर में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आपको एक बार रिवाइज की जरूरत है, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास उस समय नहीं होगी, पर आपके दिमाग में बर्डन हो जाएगा कि मैंने पढ़ तो लिया है, वहां पे कुछ कंसेप्ट था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। फिर आप फ्रेंड को कॉल करोगे, उससे पूछना चाहोगे, ठीक है, या आप अपने मटेरियल में सर्च करोगे कहाँ पे ये मैंने नोट्स बनाए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी स्टडी ना ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए जहाँ पे आप सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लिख लो, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, क्वांट से रिलेटेड, या आरसी से भी रिलेटेड अगर आप कोई कॉन्सेप्ट है कि कैसे किस तरीके से किसी पैसेज को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारे नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से अपनी हैंड राइटिंग से बनाएं तो बेटर है। इससे क्या होगा कि जो आपकी स्टडी है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज हो जाएगी और लास्ट मोमेंट में आपको रिवाइज करने में कोई भी इश्यूज नहीं आएगा, राइट। तो इससे आपका एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे।